हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवीज़ फॉर यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका पुराना साल अच्छा गया होगा और आने वाला साल उससे भी अच्छा जाएगा। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है ओलंपस हैज़ फॉलन, जो कि एक एक्शन मूवी है और 2013 में रिलीज़ हुई थी। जिसके लीड रोल में हम जेरार्ड बटलर को देख पाते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 और अमेजॉन रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 5 है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में कैंप डेविड दिखाया जाता है, जहां रिंग में दो लोग, प्रेसिडेंट बेंजामिन अर्शर और उनका सिक्योरिटी इंचार्ज माइक बेनिंग, जो कि एक एक्स आर्मी रेंजर है, बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं उनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। फिर वहाँ एक एजेंट आता है और आज के होने वाले कैंपेन के बारे में याद दिलाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट की वाइफ मार्गरेट और बेटे कॉनर को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सभी फंड रेजर कैंपेन के लिए शायद भरी किस्मत की रात में निकलते हैं, जिसमें कॉनर माइक के साथ एक कार में और प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक कार में जाते हैं। माइक और कॉनर की बातों से हम समझ पाते हैं कि कॉनर को व्हाइट हाउस के स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के बारे में अच्छी जानकारी है। तभी रास्ते में पुल पड़ता है और आगे की कार में पत्थर गिर जाता है, जिससे वह कार प्रेसिडेंट की कार से टकरा जाती है और रोड पर बर्फ होने के कारण प्रेसिडेंट की कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर रेलिंग से टकराकर आधी लटक जाती है और हम देख पाते हैं कि टक्कर के कारण मार्गरेट घायल हो गई है। माइक और उसकी टीम पूरी कोशिश के बाद भी सिर्फ प्रेसिडेंट को बचा पाते हैं और मार्गरेट कार समेत सीधा नीचे गिर जाती है और हम माइक, कॉनर और प्रेसिडेंट को देखकर समझ जाते हैं कि मार्गरेट अब नहीं रही। फिर हमें 18 महीने बाद माइक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां माइक और उसकी वाइफ लिया को देख पाते हैं। वहीं टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि कोरिया में जंग का माहौल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपनी आर्मी को साउथ कोरिया की तरफ बढ़ा दिया था और उसी सिलसिले के लिए साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ली US प्रेसिडेंट से मिलने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि माइक का ध्यान लिया की बातों पर ना होकर न्यूज़ पर होता है। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं माइक लिया को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वह उस इंसिडेंट को अभी तक भुला नहीं पाया है। अब हम माइक को एक कैफ़े में जेकब के साथ बैठा पाते हैं। जेकब सीक्रेट सर्विसेज की डायरेक्टर है। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद से माइक का ट्रांसफ़र सीक्रेट सर्विसेज से हटाकर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कर दिया गया है, जो कि एक डेस्क जॉब है और वह जॉब माइक को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट उस इंसिडेंट को बार बार याद नहीं करना चाहते थे। फिर जेकब माइक को मूव ऑन करने का बोलकर कैफ़े से निकल जाती है। फिर हम प्रेसिडेंट और उनके बेटे कॉनर को देख पाते हैं। वे दोनों मार्गरेट की मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। प्रेसिडेंट अपनी बातों से कॉनर को थोड़ा खुश करने की कोशिश करते हैं और इतने में ही सीन व्हाइट हाउस की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहां प्रेसिडेंट आज की होने वाली मीटिंग के बारे में अपने सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर से राय ले रहे होते हैं। जहां स्पीकर, जिनका नाम ट्रम्बुल है, उन्हें नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने का सुझाव देते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट, उनकी सेक्रेटरी रूथ और वाइस प्रेसिडेंट चार्ली असहमति जताते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह की जंग नहीं चाहते थे। अब हम हवा में एक अननोन एयरक्राफ्ट को देखते हैं, जो कि वाशिंगटन DC की ओर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री ली व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं और वहां अपने सिक्योरिटी इंचार्ज कैंग का परिचय कराते हैं। उसके बाद वे प्रेसिडेंट से मिलते हैं और नॉर्थ कोरिया पर चर्चा शुरू करते हैं। वहीं हवा में US के 2 फाइटर जेट उस अननोन एयरक्राफ्ट को अपनी ID बताने और वापस जाने को बोलते हैं, पर देखते ही देखते एयरक्राफ्ट से फायरिंग शुरू हो जाती है और वह उन दोनों फाइटर जेट को ध्वस्त कर देता है। इंसिडेंट का पता चलते ही सिक्योरिटी प्रेसिडेंट समेत सभी को अंडरग्राउंड बंकर में ले जाती है और सभी सिक्योरिटी गार्ड व्हाइट हाउस की बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वह एयरक्राफ्ट व्हाइट हाउस की ओर बढ़ने लगता है और सिविलियंस और गार्ड्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। यह दृश्य माइक अपने ऑफिस की खिड़की से देखता है और व्हाइट हाउस की ओर भागने लगता है और रास्ते में आने वाले सिविलियंस की मदद करता है। अब वह एयरक्राफ्ट व्हाइट हाउस पहुंचकर उस पर चारों ओर से गोलियां बरसाने लगता है, जिससे छत और बाहर तैनात सभी गार्ड्स मारे जाते हैं। एक एयर डिफेंस मिसाइल उस एयरक्राफ्ट पर हमला करती है, पर नाकामयाब रहती है। इसके बाद ही एक और फाइटर जेट उस एयरक्राफ्ट को मारने के लिए निकलता है और उस पर मिसाइल दागता है। एयरक्राफ्ट मारा जाता है और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट से टकराकर गिर जाता है। टक्कर के कारण मॉन्यूमेंट के ऊपर का हिस्सा टूटकर गिर जाता है और उसके नीचे कई लोग दुबके मारे जाते हैं। सब शांत होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे सिविलियंस और गार्ड्स मारे जा चुके हैं। उधर बंकर में प्रेसिडेंट पेंटागन और NSA से कनेक्शन बनाने को कहते हैं और अपने बेटे को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। इतने में ही बाहर खड़ी एक बस में ब्लास्ट हो जाता है और लोगों के बीच भागम भाग मच जाती है। माइक देखता है 2 लोग बॉम्ब लेकर व्हाइट हाउस की फेंसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वह एक को मारता है, वहीं दूसरा व्यक्ति बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण वहाँ एक रास्ता बन जाता है और वहाँ खड़ी गाड़ियों और पब्लिक के बीच से कुछ आतंकवादी अंदर घुसने लगते हैं। वे लोग घुसते ही उस एरिया में स्मोक कर देते हैं और गार्ड्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। उनके पीछे माइक भी जाने लगता है और कुछ आतंकवादी को शूट करने लगता है। इतने में ही 2 ट्रक आते हैं और फैन से बने रास्ते को बंद कर देते हैं। अब माइक देखता है वह टेररिस्ट नीचे लेट रहे हैं। माइक को समझ नहीं पाता वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं।
इतने में ही ट्रक से मशीन गन चलने लगती है। माइक अपने साथियों को मरता देखकर बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। उधर बंकर में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ली के सिक्योरिटी इंचार्ज कैंग, उसके साथी और प्रेसिडेंट के पुराने गार्ड फोर्ब्स ने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को मार दिया है और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी समेत सभी को बंदी बना लिया है। व्हाइट हाउस के बाहर जैसे ही मशीन गन की आवाज़ शांत होती है, तुरंत ही एक आतंकवादी आरपीजी से फ्रंट गेट को ब्लास्ट कर देता है। आतंकवादियों को रुकता ना देखकर माइक व्हाइट हाउस के अंदर चला जाता है। फिर सभी आतंकवादी अंदर आ जाते हैं और हम देख पाते हैं वे सभी ट्रक भरकर हथियार लेके आए हैं। अंदर आते ही आतंकवादी घायल गार्ड्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। उधर बाहर यूएस आर्मी आ जाती है। अब कैंग की हैकर पूरे व्हाइट हाउस को हैक करके उसको लॉकडाउन कर देती है और कुछ आतंकवादी सर्विलांस रूम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब पेंटागन की स्क्रीन पर कैंग लाइव आता है और प्राइम मिनिस्टर ली को मार देता है और प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बना के आर्मी चीफ को अपनी आर्मी पीछे हटाने के लिए बोलता है। अब हर तरफ न्यूज़ फैल जाती है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग को हाईजैक कर लिया गया है। वहीं अंधेरा होता है और हमको यूएस का झंडा गिरते हुए दिखाई देता है। इसका मतलब होता है अमेरिका पर काले बादल छा रहे हैं। उधर पेंटागन में हम स्पीकर को प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते हुए देखते हैं, क्योंकि यह वहाँ का कानून होता है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अनुपस्थित हैं तो प्रेसिडेंट की कुर्सी स्पीकर संभालेंगे। अब लड़ते लड़ते माइक सर्विलांस रूम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और सभी सिक्योरिटी कैमरा को बंद कर देता है। अब माइक आतंकवादी को चेक करने लगता है, जहाँ वह कॉर्नर की फोटो पाता है। हम समझ पाते हैं आतंकवादी कॉर्नर को ढूंढ रहे हैं। अब माइक आगे बढ़ता है और प्रेसिडेंट के सीक्रेट फोन को ढूंढकर पेंटागन में कनेक्ट करता है और अपने वहाँ होने की जानकारी देता है। फिर वह आतंकवादी को मारने के लिए निकल जाता है और कॉर्नर को ढूंढने लगता है। अब कैंग एक बार फिर पेंटागन से कांटेक्ट करता है और इस बार अपनी शर्त रखता है कि अमेरिका के साथ बेड़े को जापान के समूह से और यूएस आर्मी को कोरिया से हटा दिया जाए, वरना वह एक एक करके बंदियों को मारने लगेगा। अमेरिका अगर ऐसा करता है तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को बहुत आराम से हरा देगा। अब बंकर में कैंग वाइस प्रेसिडेंट को मारता है और उनका सर्बरस कोड मांगता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अपना कोड बता दें, क्योंकि कैंग कुछ भी कर ले वो प्रेसिडेंट का कोड नहीं ले पाएगा। प्रेसिडेंट के कहे अनुसार वाइस प्रेसिडेंट अपना सीक्रेट कोड दे देते हैं। उधर पेंटागन में सबको पता जाता है कि एक सर्विस कोड एंटर हुआ है। कहीं वहाँ माइक कॉल करता है और वहाँ का हालचाल लेता है और ट्रेम्बुलू से बताते हैं कि एक सर्विस कोड एंटर हो चुका है। फिर हमें सर्विस के बारे में बताया जाता है कि सर्विस एक मिलिट्री का प्रोग्राम है। अगर कोई मिसाइल गलती से लॉन्च हो जाती है तो सर्विस प्रोग्राम के जरिए उसे टारगेट तक जाने से रोका जा सकता है और मिसाइल खुद को ब्लास्ट कर लेगी। और इसके लिए 3 पासवर्ड की जरूरत होगी, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस सेक्रेटरी के पास में है और वे तीनों बंकर में ही हैं और बाहर से पासवर्ड भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जिस कंप्यूटर से ऐसा करा जा सकता है वह कंप्यूटर भी बंकर में है। हम समझ पाते हैं कि कैंग कॉर्नर को क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि कैंग कॉर्नर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट का कोड पाना चाह रहा था। उधर आतंकवादियों से लड़ते लड़ते व्हाइट हाउस की दीवार के पीछे माइक को कॉर्नर मिल जाता है और वह उसको बहुत ही सावधानी से एयर डक्ट द्वारा बाहर निकाल देता है। कॉर्नर का बाहर आना सभी के लिए एक छोटी सी जीत थी, क्योंकि अब कैंग को प्रेसिडेंट का कोड मिलने में बहुत मुश्किल होती। अब माइक दो आतंकवादी को पकड़कर और उन्हें मारकर उनसे जानकारी निकालता है और हमें पता चलता है कि कैंग एक आतंकवादी संगठन कोरियंस फॉर यूनाइटेड फ्रीडम यानी कि KUF का हेड है, जो कि कई सालों से अंडरग्राउंड था और इसने कई सारे ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तभी हमें पता चलता है कि कैंग के पिता नॉर्थ कोरिया में किसी जुर्म के कारण मारे गए थे और उसकी माँ एक अमेरिका की लैंडमाइन के कारण मारी गई थी। अब हम जान पाते हैं कि वह अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है। अब कैंग जान जाता है कि माइक अभी बिल्डिंग में है और वह फोर्ब्स को उसे मारने के लिए भेजता है और डिफेंस सेक्रेटरी रूथ को बुरी तरह से प्रताड़ित करने लगता है। अंत में रूथ भी अपना सीक्रेट कोड कैंग को बता देती है। उधर फोर्ब्स माइक से मिलता है। माइक फोर्ब्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, पर गलती से फोर्ब्स स्वयं का नाम ले लेता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में माइक जीत जाता है। फोर्ब्स मरने से पहले माइक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह कैंग को बोलता है कि उसने माइक को मार दिया है। उधर पेंटागन में जैसे ही पता चलता है कि दूसरा कोड भी एंटर हो गया है तो आर्मी चीफ अपने कमांडोज को 6 हेलीकॉप्टर में सच से हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। माइक उन्हें अटैक करने से मना करता है, पर ट्रम्बुल भी अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस की ओर निकल पड़ते हैं। पर कैंग अपने रडार में हेलीकॉप्टर को आते हुए देख लेता है और अपने आदमियों को हमला करने के लिए बोल देता है। उधर माइक छत के आतंकवादी को मारने जाता है, जिससे कि हेलीकॉप्टर छत पर लैंड कर सके, पर वह देखता है उनके पास यूएस आर्मी का नया हथियार हाइड्रा 6 है, जो कि हेलीकॉप्टर को मारने के लिए काफ़ी है। माइक मिशन रद्द करने के लिए बोलता है, पर आर्मी चीफ नहीं मानते तो माइक आतंकवादियों पर हमला कर देता है। फिर भी आतंकवादी 6 में से 5 हेलीकॉप्टर को मार देते हैं और ट्रम्बुल मिशन रद्द कर देते हैं, पर 5 में से एक हेलीकॉप्टर माइक की ओर ब्लास्ट हो जाता है और माइक नीचे गिर जाता है। उधर कैंग फिर स्क्रीन पर आता है और गुस्से में वाइस प्रेसिडेंट को शूट कर देता है। फिर वह ट्रम्बुल को यूएस आर्मी को कोरिया से बुलाने के लिए 1 घंटे का वक्त देता है और साथ ही एक हेलीकॉप्टर की मांग भी करता है। उधर माइक अपने आप को संभालता है और उसे स्पीकर सारी बात बताते हैं। कैंग को मारने के लिए माइक ट्रम्बुल से आधे घंटे का वक्त लेता है। माइक बंकर की स्क्रीन पर आता है, जिसे देखकर कैंग शॉक हो जाता है और माइक उसे मारने की धमकी देता है। गुस्से में कैंग सेक्रेटरी रूथ को मीडिया के सामने मारने के लिए लाता है और जैसे ही वह उसको मारने वाला होता है, माइक पीछे से आकर उन पर गोलियां बरसा देता है और रूथ बच जाती है। उधर स्पीकर जान जाते हैं कि कैंग माइक के हाथों से निकल गया है, तो वह अमेरिका के साथ बेड़े को और उस आर्मी को वापस आने का ऑर्डर दे देते हैं और उधर कैंग के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। कैंग अपने कुछ साथियों को पूरी तरह से कवर करके उस हेलीकॉप्टर में भेजता है, पर कुछ ऊपर उठते ही उस हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है। सभी को लगता है कैंग ने अपने और प्रेसिडेंट के साथ सभी को ब्लास्ट कर दिया है। ये बात माइक को पता चलती है, पर माइक को लगता है कैंग अभी भी बंकर में होगा और वह बंकर की ओर भागता है। अब हम बंकर में देखते हैं कि कैंग प्रेसिडेंट को टॉर्चर करता है और तीसरा कोड एंटर करके सर्वरलेस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है। मूवी में हमें ये बात क्लियर नहीं की गई है कि यह कोड कैंग ने हैक किया या फिर उसे प्रेसिडेंट ने बताया,
कोड एंटर होते ही सारी मिसाइल सेल्फ डेटोनेट मोड पर लग जाती हैं। अब हम कैंग का असली मकसद जान पाते हैं, जो कि साउथ कोरिया को पाना नहीं बल्कि अमेरिका को खत्म करने का था, क्योंकि कोई भी मिसाइल लॉन्च नहीं हुई थी और सेवरस प्रोग्राम से मिसाइल खुद को ब्लास्ट कर लेती है। यानी कि आने वाले कुछ टाइम में अमेरिका की सभी मिसाइल अमेरिका में ही ब्लास्ट हो जाएंगी और अमेरिका की भूमि पर सिर्फ राख और रेडिएशन बचेगी। यह बात पेंटागन में पता चलती है और वहाँ सभी शॉक होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। इसी के बाद कैंग प्रेसिडेंट को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है और वहाँ हमारा हीरो पहुँच जाता है और कैंग के आदमियों से लड़ने लगता है। प्रेसिडेंट माइक की मदद करने का सोचते हैं और कैंग से भिड़ जाते हैं, जिसमें उनकी एक गोली लग जाती है। इसके बाद माइक और कैंग लड़ने लगते हैं। फिर लड़ाई के बाद माइक कैंग को मार देता है और जल्दी से सर्विस को बंद करने के लिए भागता है। माइक को वहाँ देखकर पेंटागन में सभी को आशा की किरण दिखती है और माइक अंततः सर्विस को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद माइक और प्रेसिडेंट बाहर आते हैं, जहाँ कॉर्नर प्रेसिडेंट का और लिया माइक का एंजॉय कर रही होती है। अंत में प्रेसिडेंट इस हमले में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए स्पीच देते हैं और यह मूवी यहीं पर अंत हो जाती है। दोस्तों, पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। अगर आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी को जरूर से देखें। इस मूवी के अलावा इस मूवी के 2 पार्ट और हैं। अगर आप उनका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी कमियों को कमेंट में लिखना ना भूलें।